कैपिटल एम मोलैरिटी बताता है, स्मॉल एम क्या बताता है, मोलैलिटी बताता है। कोई भी एग्जाम हॉल में जो मर्जी उस फॉर्मूले को यूज करना, वहां से आंसर निकाल लेना। तो याद रखना रिएक्शन में मोल इक्वल हो चाहे ना हो सर, हमेशा याद रखना इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। अब एक बात जान जाना, इसका वेपर्स बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर कंसीडर होता है, इसका वेपर नहीं बनेगा तो नो वेपर प्रेशर। लेकिन एक चीज याद रखना, सॉल्यूशन कोई भी हो, गिब्स एनर्जी जो होती है हमेशा लेस देन जीरो। ये जो रिलेशंस है ना छोटे छोटे, ये एग्जाम हॉल में बहुत सारा टाइम बचा देते हैं। नॉर्मली सॉल्ट होता है, एसिड होता है, बेस होता है, डिसोसिएट करता है, बट वो ऑल्सो डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन में आपने डाल दिया है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया माइंड मैप सीरीज में एक नया चैप्टर आज आपके पास, और वो है क्लास 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, एनसीईआरटी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशंस। यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर से सॉल्यूशंस बनने वाले हैं, कोई डेविएट करेगा, कोई आइडियल होगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होने वाली। ये चैप्टर भैया अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये चैप्टर हम बोल सकते हैं कि लास्ट 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है, मतलब सीजन 2 है मोल कॉन्सेप्ट का। दूसरा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स के भी कॉन्सेप्ट्स, इक्विलिब्रियम के भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे। अब आप क्लास 11th का जो माइंड मैप सीरीज आपने यूज किया है उसका यूटिलाइजेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास 11th वाला जो आपने माइंड मैप किया है, क्लास 11th का जो माइंड मैप सीरीज आपने फॉलो किया है, उसका यूटिलाइजेशन आप इधर क्लास 12th के माइंड मैप में कर पाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर और देखते हैं इस चैप्टर में किस किस टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके अंदर किस टाइप के डेविएशंस आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पहले इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स में बात करें तो देखो कुछ टॉपिक्स आपके ये ओवरलैप होंगे। जैसे मैंने पहला टॉपिक लिखा तो ये देखोगे कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर मैं बोलता हूं कंसंट्रेशन टर्म्स तो शायद कुछ लोगों को याद आए, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी बताया था कि भैया वहां पर मोलैरिटी मोलैलिटी ये सारी बातें की गई थी। यहां पर उसी चीज को थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, और सॉल्युबिलिटी कितने लोगों में बात की जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी बात की जाएगी सॉलिड इन लिक्विड की, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड, और फिर हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, एंड लास्ट वन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। इन तीन लोगों की सॉल्युबिलिटी की बात की जाएगी। ये देखोगे थर्ड वन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का। इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स, एंड द लास्ट वन दैट इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर, या फिर हम बोल देते हैं इसी को एबनॉर्मल मोलर मास। ये चैप्टर टोटल 4 पोर्शंस में डिवाइडेड होगा, जिसमें से पहला पोर्शन, देखो अच्छी बात क्या है, जब आप एक क्लास आगे आते हो तो कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाई जाती है कि आपने ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहां से किया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट में किया हुआ है। कुछ यहां एक्स्ट्रा मिलेगा तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो वहां किया है वही सेम यहां रहने वाला है। यहां जो स्टार्ट होगा टॉपिक वो यहां से स्टार्ट होगा, ये और ये। हाँ, ये चैप्टर न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, आइडियल, नॉन आइडियल, एजियोट्रॉप्स, बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ मिलेंगे, जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। कोई मिलेगा तो धमाका होगा, कोई मिलेगा तो भैया एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी को एनर्जी लेनी पड़ेगी, ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने हैं। लेकिन हाँ, ये होल एंड सोल हम बोले तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी हैं। इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है, और मिक्स कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर की माइंड मैप सीरीज में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। ओके, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करूंगा, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ऑलरेडी आपको याद करिएगा, मैंने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने बता रखे हैं। जैसे मैंने बोल रखा है मोल फ्रैक्शन आपको जस्ट
ये देखिएगा काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मोल फ्रैक्शन की बात की जाए, कोई भी फ्रैक्शन की बात की जाए, तो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ये कहां से कहां होती है, वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होती है, 1 तक होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन निकालने जाते हो तो क्या लिखते हो, अपने मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। इसी को क्या बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन, अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। अगर दो लोगों का, जनरली हम सॉल्यूशन जो भी बनाएंगे वो दो लोगों का बनाएंगे, तो हम लोगों के पास ये दो लोग आएंगे, और इन्हीं लोगों के बारे में बोले तो काई ए प्लस काई बी दो लोगों का बाइनरी सॉल्यूशन है। काई ए प्लस काई बी 1 हो जाएगा, काई ए प्लस काई बी 1 हो जाएगा। या फिर अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो देखें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यही होगा शायद, श्योर हो। मोल फ्रैक्शन, अच्छा जो लोग भूल चुके हो, आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया सर, जिसमें दो कंपोनेंट होते। कौन कौन से दो कंपोनेंट होते, ऐसे तो उम्मीद करता हूं कि ये सब याद होगा। सॉल्यूट बोलते हैं और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है सर, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है। अब क्वांटिटी कैसे चेक करते हैं, तो या तो मास से डिफरेंशिएट कर लो या फिर मोल से डिफरेंशिएट कर लो। सर वो सॉल्यूट की बात करें, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, ये किस में प्रेजेंट होगा, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सर आप मास देख लो या फिर सॉल्यूट को मास या मोल्स, ये देखना सॉल्वेंट को हमेशा, बिकॉज एनसीईआरटी में भी 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सॉल्वेंट पहले होता है फिर सॉल्यूट डाला जाता है, तो सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से, सॉल्वेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। अगर मैं कहीं पर W लिख रहा हूं, W1, तो ये क्या हो जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा, इस टॉपिक में बार बार ये यूज होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट यूज होगा। इसको हम बार बार अभी शुरू से लेकर लास्ट तक यूज करेंगे। अगर कहीं W2 लिखा है तो सर W मतलब गिवन मास, और 2 का मतलब क्या हो गया सर, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया जाएगा। अगर मैं मोलर मास M1 लिख रहा हूं तो ये कहलाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कहलाएगा। और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं M2 तो ये क्या कहलाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा। तो ये हम लोगों के पास सारा का सारा, ये देख लो, ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स मैंने रिवाइज करा दिए। 1 किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट को, 2 किसको बोलते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है N1 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाएगा, और N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखोगे तो मोल फ्रैक्शन एक सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फिर हम लोगों के पास मोल फ्रैक्शन के बाद अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन के बाद हमारी लाइफ में आता है जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएगा, वो अगर बोला जाए तो मास परसेंटेज W/W। इसका मीनिंग भी मैंने बता रखा है। जब आप फिर से, मैं सारी चीजें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपने किया है, बस यहां रिवाइज करा रहा हूं। मास परसेंटेज बोला जाए, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि सर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन, मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन किसमें, 100 ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं मास परसेंटेज दिया है जिसका भी कंपोनेंट का दिया हुआ है, अगर इसी में हम आगे बोले वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, वॉल्यूम परसेंटेज को V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, सर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर मैं ऐसा लिख दूं, मास बाई वॉल्यूम लिख दूं, तो मास बाई वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल देते हैं, W/V। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा, ध्यान से देखना सर, मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
मास विथ रिस्पेक्ट टू, सर ऐसे बात की जाएगी। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके लाइफ में आते रहेंगे। ऑलरेडी किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, वॉल्यूम और इसका मोल फ्रैक्शन भी आपने किया हुआ है, ये हम लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं। देखिएगा मतलब माइंड मैप का माइंड मैप हो रहा है, माइंड मैप का माइंड मैप किया जा रहा है, ऑलरेडी आपने ये किया हुआ है, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। यहां देखिएगा मुझसे बोला गया कि सर मास परसेंटेज हो गया। अब सर ऐसे तो हर एक चीज का निकाल सकते हो, देख लो अपने पास मास, वॉल्यूम बाई मास भी लिख सकते हो, वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज भी लिख सकते हो, वॉल्यूम बाई मास V बाई W का मतलब क्या होता है, अगर किसी का दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास का मीनिंग होता है। फिर ऐसे ही कोई पूछे सर मास मोल फ्रैक्शन के बदले मास फ्रैक्शन कोई पूछ दे तो मास फ्रैक्शन क्या होता है, सर मास फ्रैक्शन किसी का पूछा जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर रेशियो ऑफ मास ऑफ, रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट कंपोनेंट टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास फ्रैक्शन हो गया ये छोटे छोटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास फ्रैक्शन का वैल्यू इतना आ गया। सर सिमिलरली अब ऐसे करके लिखते चले जाएंगे, बड़े बड़े टर्म्स बनाते चले जाएंगे। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन इज नथिंग, अगेन फिर से रेशियो, किसका रेशियो, सर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उस कंपोनेंट का टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास फ्रैक्शन हो चाहे मोल फ्रैक्शन हो चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, सब में अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, अपना मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, अपना मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन काम का है। ये टर्म्स देख लीजिए, ये छोटे छोटे टर्म्स, इन सबको हम ज्यादा इसलिए भाव नहीं दे रहे क्योंकि इनकी ज्यादा हमें जरूरत एक एक लाइनर की पड़ेगी, इसलिए हम एक एक लाइन में लिख के खत्म कर ले रहे। तो मास फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम बाई मास हो, मास बाई वॉल्यूम हो, इसके बाद स्टार्ट होता है यहां से कहानी। इस कहानी स्टार्ट कहां से होती है, जैसे मैं बोलूं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बोलता हूं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात अगर की जाएगी, इसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ध्यान सुनना, इट रिप्रेजेंट्स mass of solute present in 1 liter of solution, 1 liter या फिर 1000 ml solution। मतलब स्ट्रेंथ की वैल्यू जो आती है, अगर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका यूनिट देखोगे तो ग्राम हो गया, ये लीटर हो गया। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये आ जाएगा। स्ट्रेंथ कैसे निकलता है, सॉल्यूट का मास विद रिस्पेक्ट टू 100 या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ से ज्यादा, अब ये देखो इधर हमें ज्यादा मजा नहीं आएगा, स्ट्रेंथ से ज्यादा मजेदार पता है कौन आता है, अब यहां से आता है ABCDEFGH आई पे आते हैं तो आई वाला जो कंपोनेंट है वो बड़ा शानदार हो जाता है, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल M बोलते हैं। मोलैरिटी है क्या, तो सर ये किसको बोलता जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर ये किस में, लीटर में, और ये किस में, मोल में। मोलैरिटी देख लो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी की बात करेंगे तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, सर इसका यूनिट हो जाएगा मोल्स पर लीटर, या फिर इसी को बोलते हैं मोलर, या फिर कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब किसके फॉर्मूले, अब जब एग्जाम हॉल में अप्लाई करने जाते हो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला N2 बाई वॉल्यूम लीटर में लिखा हो, या फिर N2 ऊपर 1000 लिख दिया हो, वॉल्यूम अगर ml में दिया हो तो यहां से, या फिर मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम, किस में ले लो, ml में। कोई भी एग्जाम हॉल में जो मर्जी उस फॉर्मूले को यूज करना, वहां से आंसर निकाल लेना। मोलैरिटी या तो N2 बाई V से निकलेगी, या N2 बाई V इंटू 1000 से निकलेगी, या फिर W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, इससे निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का भी फॉर्मूला आ जाता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, किस में, लीटर्स में। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर्स में। मैं यहां से देखूंगा मोल
नंबर। अच्छा कहीं किसने बोल दिया तो याद रखिएगा मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकल जाएगा। मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकल जाएगा ये देखिएगा, अगर वॉल्यूम ml में है तो वहां पर वॉल्यूम ml में है तो वहां पर मोल्स ना निकल के क्या निकलेगा, मिली मोल्स। मोल्स ना निकल के क्या निकलेगा, मिली मोल्स निकलेगा। तो मोलैरिटी हो गया। अब मोलैरिटी के केस में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज डाइल्यूशन, या फिर अगर सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हैं या कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन में एक चीज कांस्टेंट रहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट करते हो तो मोलैरिटी और वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाओगे मोलैरिटी और वॉल्यूम का तो वो कैसा होगा, इनवर्स चलेगा। डाइल्यूशन कर रहे हो या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो उस केस में ऐसा यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं मिक्सिंग कर रहे हैं, अगर मिक्सिंग कर रहे हैं तो मिक्सिंग के केस में मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं, अगर आप सेम टाइप के लोगों को मिक्स कर रहे हैं तो m1v1 अपॉन m2v2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर यूज किया जाता है। अगर अलग अलग टाइप के लोगों को मिक्स कर रहे हैं तो मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम बताया है, एसिड्स मिक्स होंगे तो क्या होगा, बेसिस मिक्स होंगे तो क्या होगा, और एसिड और बेस दोनों मिक्स होंगे तो क्या होगा। तो डाइल्यूशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, मोलैरिटी हो गई। सर आई वाला ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूजफुल है। बस इसके साथ एक ही दिक्कत है, इसके साथ एक ही दिक्कत है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों भैया, जहां भी याद रखना जहां भी वॉल्यूम है, जहां भी वॉल्यूम है मतलब वो टेम्परेचर पे फ्लक्चुएट करेगा। मतलब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, जहां भी वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, जहां भी वॉल्यूम आ गया वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसी से हटाने के लिए, इस टेम्परेचर डिपेंडेंस को हटाने के लिए हम एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेके आएंगे एंड दैट इज व्हाट, जे नंबर, एंड उसका नाम होगा मोलैलिटी। उसका नाम होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई बोले ना नाम में क्या रखा है, उसको बताना अल्फाबेट में बहुत कुछ रखा है। तुम्हें नहीं पता, तुमने साइंस नहीं पढ़ा, इसीलिए तुम मूवीज वाला डायलॉग मार रहे हो कि नाम में क्या रखा है। नाम में तो छोड़ो, अल्फाबेट में रखा हुआ है। कैपिटल M मोलैरिटी बताता है, स्मॉल m क्या बताता है, मोलैलिटी बताता है। और मोलैलिटी को देखोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ही रिप्रेजेंट करता है, बट किसके रिस्पेक्ट में, मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान सुनिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये क्या है, मोल्स में, और ये क्या है, kg में। इसका यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर kg। यूनिट क्या आएगा, मोल पर kg। या फिर अगर मैं बोलूं सर ये मोलल हो जाता है, या फिर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ये इसका यूनिट हो जाता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला देखोगे तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल्स के लिए करना चाहते हो, याद रखिएगा ये kg में पुट करना है, या फिर अगर ये ग्राम में दिया है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ग्राम से 1000 में, या फिर W2/m2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में ले लेंगे, ग्राम में ले लेंगे। ये देख लो, इस न्यूमेरिकल करने के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर पाएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। मोलैरिटी जो होती है, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहां वॉल्यूम था, वहां पर क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसीलिए डॉक्टर्स ज्यादा प्रिस्क्राइब करते इस तरह की चीजें, क्योंकि ये दवाई जो होगी कहीं भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि ये दवाई मतलब, हाँ अगर इंडिया में मान लो कहीं पे गर्मी है और कहीं ठंडी है, दवाई इधर से उधर गई तो पता चला बेकार हो जाए, नहीं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोलैलिटी जो होती है बड़ी सुंदर क्वांटिटी है, इससे हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है। इवन मोलैलिटी का रिलेशन देखोगे, रिलेशन ऑफ, ध्यान से देखना, आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ध्यान सुनिएगा, कुछ कुछ रिलेशंस हैं, इनको याद रखिएगा, विद इन सेकंड क्वेश्चन बनेंगे। मोलैलिटी जो होती है उसको आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं,
N2 by N1 moles of solute upon solvent 1000 upon molar mass of solvent। N2 का मीनिंग शुरुआत में बताया था, N1 क्या है, या फिर आप लिखना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या लिख देंगे, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये देख लो, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। ये जो रिलेशंस है ना छोटे छोटे, ये एग्जाम हॉल में बहुत सारा टाइम बचा देते हैं। कोई बोले ना कि भैया ये शॉर्टकट फॉर्मूला क्यों याद रखें, क्योंकि ये शॉर्टकट अगर आपको याद रहते हैं तो एग्जाम हॉल में जहां आपके 4 मिनट लगने वहां 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं रिलेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी स्मॉल एम मोलालिटी कैपिटल एम मोलारिटी कैपिटल एम एंड डेंसिटी के बारे में बात की जाए, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए, इनके बीच का रिलेशन कोई पूछ दे तो याद रखिएगा इनके बीच का भी रिलेशन आपको एग्जाम हॉल में आपका टाइम सेव कर देगा। ये देखिए इसके बीच का रिलेशन बोलेगा कोई तो मोलालिटी स्मॉल एम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग 1000 टाइम्स मोलारिटी 1000 टाइम्स मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेंसिटी 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसको मैं इतना बड़ा लिख के ऐसे लिखूं या फिर स्मॉल एम इज नथिंग कैपिटल 1000 टाइम्स कैपिटल एम 1000 टाइम्स डी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूलाज आपको रिलेशन याद रखने हैं जितना हो सकता है। देखो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज ना आपका काम आसान कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बात की जाए तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में यहां पर देखना एक दो चीजें और हैं, किसके किसके बीच का रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बोला जाए तो इनके बीच का भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं एंड दैट इज व्हाट, इसके बीच का मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। या फिर मोलारिटी अगर निकालना है तो स्ट्रेंथ अपॉन क्या लिख दोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके देखेंगे ABCDEFGHIJ, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इसमें जो 3 मेजर है बहुत ज्यादा, मोलारिटी, इनके बीच का ये रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गए, ये रिलेशन हो गए, तो ये रिलेशंस आपस में एक दूसरे का नाता रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये पता होना चाहिए। ये मेजर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए पक्का। बाकी ऑलरेडी रिडॉक्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास हमने वहां पर भी डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से भी आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अब नॉर्मलिटी, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी करी हुई हैं, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेते। नॉर्मलिटी क्या थी, तो भैया अगर मैं इसके बारे में जो ये वाला चीज है कितना जे, ये देखो, अगर नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी होता क्या है, तो नॉर्मलिटी इज नथिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, किसके, सॉल्यूट की इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं। सर ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट, और ये क्या होगा, लीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट पर लीटर। या फिर हम लोग इसी को लिखना चाहें तो हम क्या लिख देते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन, या फिर कैपिटल N लिख दिया जाता है। तो नॉर्मलिटी जो होती है वो कुछ नहीं, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखना आपको, अगर जो लोग रेडॉक्स नहीं देखा है प्लीज बेटा रेडॉक्स देखना, वहां पर आपको बहुत सारे लोगों का इक्विवेलेंट मास निकालने आ जाता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या कर देते हैं, N फैक्टर कर दिया जाता है। N फैक्टर क्या है वो भी पता चल जाएगा। सर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड इनटू N फैक्टर
और इसीलिए हम लोगों को यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हमें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर लिख दिया जाएगा। बस ये दो फॉर्मूले आपको काफी हैं, इन्हीं का याद रखिएगा। एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर फटाफट रिवाइज करें तो एन फैक्टर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाता है। अगर मैं बात करूं एटम्स के लिए तो एटम्स के केस में वैलेंसी हो जाती है, एटम्स के केस में उनकी वैलेंसी हो जाती है। सेकंड वन, आयंस के केस में देखेंगे तो आयंस के केस में उनका चार्ज हो जाता है, आयंस के केस में उनका चार्ज हो जाता है। एटम्स, आयंस, और अगर मैं सॉल्ट के केस में देखूं तो सॉल्ट के केस में चार्ज ऑन कटायन और एनायन, किसी एक का चार्ज देख लो, दोनों पे बराबर होगा। ऑब्वियस सॉल्ट का मतलब न्यूट्रल होता है। थर्ड वन, फोर्थ वन, अगर एसिड्स के केस में देखोगे तो एसिड्स जितना H+ देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। एसिड्स के केस में एन फैक्टर बेसिसिटी। बेसिस के केस में एन फैक्टर देखने जाओगे तो बेसिस के केस में एसिडिटी आ जाएगी, एसिडिटी आ जाएगी। एंड अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन के केस में तो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो वहां पर एन फैक्टर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहे हो। या फिर अगर मैं रिडक्शन के केस में बात करूं तो रिडक्शन के केस में क्या बोल दिया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो मतलब तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा। इसीलिए आप कहीं पढ़ोगे तो ऑक्सीडेशन में लिख दिया जाएगा एन फैक्टर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिडक्शन में बोल दिया जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, और अगर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है तो उस केस में आपको क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ भी ले लीजिए। तो ये मेरा एन फैक्टर है, यहां से मुझे एन फैक्टर, तो मुझे कुछ नहीं करना। यहां पर भी कोई बोलेगा डाइल्यूशन लगाओ या फिर कॉन्सेंट्रेशन लगाओ, अगर डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन यहां देगा तो मैं यहां पर वही सेम फॉर्मूला, जो काम वहां होता है मोलैरिटी में, वही सेम फॉर्मूला इधर भी यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन यहां पर हम लोग डाइल्यूशन मिक्सिंग के केस में भी सेम फॉर्मूला जो मोलैरिटी के केस में यूज करते हैं कि सर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लगा देंगे। याद रखिएगा, बस एक चीज याद रखिएगा कि भैया यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो कि हमने रिडॉक्स में भी सीखा है, एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, तो सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किसको बोलते हैं, जहां पर भी दो रिएक्शंस अगर हो रही है, दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या एक रिएक्ट करके दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, तो याद रखना रिएक्शन में मोल इक्वल हो चाहे ना हो, सर हमेशा याद रखना इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। तो इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे, इक्विवेलेंट्स जो होंगे चाहे वो रिएक्टेंट के हो चाहे प्रोडक्ट के हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये हमेशा क्या होंगे, और प्रोडक्ट आर इक्वल, हमेशा क्या होंगे, ये इक्वल ही होंगे। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। उसके बाद अब देखो, तो मेरे पास K आ गया, तो JKL, L में आते हैं तो एक आता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इसको हम लोग बोल देते हैं PPB। PPB क्या कहता है सर, किसी का भी मतलब, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में, वैसे पार्ट्स पर बिलियन, जब बिलियन की बात करें KLM, यहां पर पार्ट्स पर मिलियन, तो बेटा अब सारे के सारे PPM, इसको बोलते हैं PPM। PPM निकालना है, कुछ दिक्कत नहीं, किसके टर्म्स में निकालना चाहते हो, मास के टर्म्स में, तो A का मास डिवाइड बाय टोटल मास, बस किससे मल्टीप्लाई कर देना, 10 की पावर, PPB बोल रहा है 9 से, तो यहां पर क्या निकल जाएगा, PPB ऑफ A निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मास। अगर बोले वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो वॉल्यूम ऑफ A डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 10 की पावर 9। यहां पर बोले PPB बताओ A का PPB, तो सर मास ऑफ B, मास ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास इनटू क्या करोगे, पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हो। ये 10 की पावर 6 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है, 10 की पावर 9 मिलियन को रिप्रेजेंट, बिलियन को रिप्रेजेंट करता है।
हो जाएगा। तो ये पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब कुछ कर लेंगे। डन है सर, श्योर हो? तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पहला पोर्शन हमारा फिनिश होता है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी भी चीज के बारे में सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी है क्या? तो सर सॉल्युबिलिटी इज व्हाट? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या कहलाता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन, ध्यान से देखिएगा, डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, at a given temperature। इसी को क्या बोल दिया जाता है? सॉल्युबिलिटी बोल दी जाती है। सॉल्युबिलिटी याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी याद रखना इन टर्म्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड के केस में सॉल्युबिलिटी जो मेजर की जाती है ऑलवेज मेजर्ड इन मोल्स पर लीटर। याद रखना मोल्स पर लीटर, ग्राम पर लीटर मत लेना, मोलरिटी लेना। अगर गैस के टर्म में बोला जाएगा तो इन टर्म्स ऑफ गैसेस के लिए बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ गैसेस ये किस में मेजर किया जाएगा? सर मेजर्ड इन मोल फ्रैक्शन, मेजर्ड इन मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर किया जाएगा। ये किसके टर्म में मेजर होगा? मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऐसे दिखाते हैं। सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी आपको ये पता है कि सर सॉल्यूशन 3 टाइप के हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर हम सॉल्यूशन को देखें तो हमारे पास एक आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक को बोल देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक को बोल दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान सुनना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन, कैन बी एडेड इन अ गिवन solvent at a given temperature। आप आराम से डाल सकते हो। अगर आप आयनिक प्रोडक्ट पढ़ चुके हो तो आपको पता है यहां आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP होता है। ठीक है, अब दोनों चैप्टर्स को, इसलिए मैंने बोला ना ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोनों 2-3 चैप्टर्स मिक्स होंगे। तो अब आप 11th की अगर माइंड मैप सीरीज पूरी अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपको चीजें याद आएंगी। यहां पर क्या होगा? नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड या डिजॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट at a given temperature, मतलब ये सैचुरेट हो चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम पर जा चुका है। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पर। कि सर ये सैचुरेटेड मतलब इक्विलिब्रियम पर जा चुका है। एट इक्विलिब्रियम याद करोगे आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाता है? KSP के बराबर हो जाता है। आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड at in a given solvent at high temperature, ये हम लोग क्या बोल देते हैं? at high temperature। इसी को क्या बोल जाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दिया। तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे देखेंगे सॉल्यूशन 3 टाइप के, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ध्यान से देखना। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बेसिक बातें समझ गए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, ये सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है? ध्यान से देखना। पहला फैक्टर, सर इसमें सॉलिड क्या होगा? सॉल्यूट होगा। सॉलिड क्या होगा? सॉल्यूट होगा। लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे? सॉल्यूशन बना रहे होंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है इनकी सॉल्युबिलिटी? तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड, या हम बोल दे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है? वहां पर एक रूल होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब अगर कोई सामने वाला पोलर है तो पोलर को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा। तो सॉल्वेंट का नेचर किस पे होगा? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को रिजॉल्व करेगा। नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर को करेगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर को करेगा। ठीक है। दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ सॉलिड,
नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब अरे भैया सॉलिड किस टाइप का सॉलिड है, सॉलिड किस टाइप का सॉलिड है। अगर आयनिक सॉलिड है तो भैया आयनिक सॉलिड क्या होता है, पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट सॉलिड में हमें, कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट सॉलिड में और देखना पड़ेगा पोलर है कि नॉन पोलर है, तो भैया सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड वन सर टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो याद रखना सॉलिड इन लिक्विड डिसॉल्व करना है। अगर आपको सॉलिड इन लिक्विड डिसॉल्व करना है तो याद रखिएगा अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, देखो अगर ये प्रोसेस इस रिएक्शन में एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर देंगे। अगर इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक है, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, सॉलिड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी। और अगर एक्सोथर्मिक हुआ, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया तो प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक होता है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड ये किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, 1 अपॉन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। कोई बोले प्रेशर का इफेक्ट, तो भैया यहां पर क्योंकि दोनों ही सॉलिड और लिक्विड है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना मतलब इसमें थ्योरी है ऑब्वियस, मैंने शुरुआत में बोला था इस चैप्टर में थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, हाँ, मतलब सारा कुछ कंटेंट सारा कुछ मिलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम भी आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा होगा। अब शानदार चीज क्या आती है कि भैया अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी बात करूं, न्यूमेरिकल्स की, यार देखो अब आ गया आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात की जाए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात की जाए तो गैस इन लिक्विड ये क्या है, तो ये देख लेना, गैस सॉल्यूट होगा, गैस सॉल्यूट होगा और लिक्विड सॉल्वेंट होगा, गैस सॉल्यूट होगा, लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ये प्रोसेस हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक है, ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक है, तो इसके केस में हम लोग क्या बोल देंगे, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर इनके फैक्टर्स देखोगे तो इनके फैक्टर्स में पहला फैक्टर तो हम टेम्परेचर ही ले लेते हैं, टेम्परेचर का ही फैक्टर ले लेते हैं कि भैया यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ gas in liquid, solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर पूछना हो तो एग्जांपल्स अपने पास कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स इन डेली लाइफ कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं, तो जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रिफर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है ना, प्रिफर्ड एट लो टेम्परेचर, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगे लो टेम्परेचर पे। या फिर अगर मैं सेकंड एग्जांपल बोलूं तो जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जितने भी पानी में मछलियां हैं, वो सारे के सारे दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ये इसका पहला एग्जांपल, ठीक है। सेकंड वन अगर मैं बोलूं कि सर नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, यस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे, नेचर ऑफ गैस मतलब जो गैस का, जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस पार्टिकल्स का ज्यादा होगा, वो गैस जल्दी से जल्दी लिक्विफैक्शन करेगा, वो गैस जल्दी से जल्दी लिक्विफाई होगा, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस आसानी से होगा, इजीली ये आसानी से हो जाएगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, तो नेचर ऑफ गैस मतलब जिस गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हुआ, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज नोन एज प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड गैस इन लिक्विड, ध्यान सुनिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड
is directly proportional to gas in liquid is directly proportional to pressure applied. जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करते हैं उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए देखेंगे जितने भी कोल्ड ड्रिंक की सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल से हाईली प्रेशराइज होती हैं, क्योंकि भैया गैस उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा लिक्विड के अंदर। तो प्रेशर, इसी को कौन सा लॉ बोला जाता है? दैट इज नोन एज हेनरीज लॉ। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हेनरीज लॉ। सर ये हेनरीज लॉ, ध्यान सुनना अपने पास, ये सॉल्युबिलिटी गैस के टर्म्स में अगर कोई बोले तो क्या याद रखना? गैस एंड लिक्विड में सर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर बस याद रखिएगा, अगर आपने सॉल्युबिलिटी किसी और टर्म में ले लिया, अगर ये सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिया, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी अगर आपने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिया तब तो आपका फॉर्मूला सबसे आसान हो जाता है। ये हेनरी ने नहीं बताया था, ये डाल्टन ने बताया था। एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहां मिल जाएगा। सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, और यहां से फॉर्मूला आ गया था P इंटू केज इंटू काई। ये देख लो, P क्या है? प्रेशर, काई क्या है? मोल फ्रैक्शन, केज क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अगर किसी और टर्म में पुट कर दिया तो फिर आपका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये जो केज है, ये ध्यान सुनिएगा, मेरे पास प्रेशर जो है केज इंटू काई, अगर मैं बोल दूं कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, कितने लोग ऐसे हैं कि सर यहां पर केच जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई, मतलब सॉल्युबिलिटी के इनवर्स चलेगा, केच और काई का ग्राफ बनाएंगे, इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा, ऐसे बनाएंगे। अगर मैं बोल दूं कि नहीं प्रेशर और काई का ग्राफ बनाओ, तो आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? केच के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन, ग्राफ, एनसीईआरटी इन सब में मिल जाएंगे। उसके बाद एक दो चीजें और, अगर मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगी? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो हम बोल सकते हैं ना केच की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पे केच की वैल्यू इंक्रीज करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। केच बढ़ेगा, इनवर्स सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, केच की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हेनरीज लॉ की कुछ अपनी लिमिटेशंस है। पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है? हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखोगे, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, P इज इक्वल टू केच इंटू काई। सर केच का यूनिट किसके बराबर? प्रेशर के यूनिट के बराबर, क्योंकि काई क्या है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस होता है। पहला एप्लीकेशन कहां होता है? टू अवॉइड बेंड्स। किसको अवॉइड करना है? बेंड्स ऑफ टू स्कूबा डाइवर्स जब अंदर जाते हैं और वो बाहर आते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्कूबा डाइवर्स को। उस प्रॉब्लम का नाम होता है बेंड्स। हम लोग क्या करते हैं? हीलियम गैस इनर्ट करते हैं। हीलियम गैस इज एडेड टू ब्रीथिंग किट, इसलिए हम लोग उनके उसमें हीलियम गैस ऐड कर दिया जाता है टू ब्रीदिंग किट। बेंड्स क्या है? सर बबल फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन बबल्स बन जाएंगे अपने ब्लड के अंदर। बेंड्स फॉर्मेशन को, बेंड्स बीमारी का नाम याद रखिएगा। इसके लिए हम लोग हीलियम गैस ऐड करते हैं, हीलियम गैस इज एडेड ब्रीदिंग किट में। हीलियम का परसेंटेज देखेंगे 11.2% हो जाता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज देखेंगे 56.7% के आसपास, ऑक्सीजन 32.1 आसपास पहुंच जाएगा, ऐसे परसेंटेज हो जाएगा। सर ये तो पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, अगर आप दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो एक तो बेंड से अवॉइड करना है, दूसरा एक होता है एट हाई एल्टीट्यूड। आप जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं तो सर चक्कर खाने लगता है, क्योंकि वहां पर जाते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है जिसका नाम होता है एनॉक्सिया हो जाता है। क्या एनॉक्सिया क्यों होता है? कि सर यहां पर ना लो प्रेशर होगा, लो ऑक्सीजन गैस इन ब्लड, एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा आपका? लो होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, इसीलिए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, इसीलिए लो ऑक्सीजन गैस यूज करेंगे। तो एप्लीकेशन ये आ गया। अब आते हैं लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ कहां फेल हो जाएगा? हेनरीज लॉ के केस में याद रखिएगा, पहली बात प्रेशर बहुत ज्यादा, नॉट वेरी हाई। प्रेशर बहुत हाई कर देंगे तो भी बेकार है अपना हेनरीज लॉ। दूसरा टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बहुत लो मत कर दीजिएगा, नॉट वेरी लो, ये बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए। तीसरा गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ
गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड, रिएक्ट और आयनाइज और डिसोसिएट इन लिक्विड। याद रखिएगा ये इनके कुछ लिमिटेशन है। हेनरीज लॉ, अगर हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, तो उसकी बातों में हमें ये पता चला कि भैया इसके केस में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सॉल्युबिलिटी देख लो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी। यहां पर एक पहला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आया, प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू काई, और यहां से हम लोग न्यूमेरिकल्स बोल सकते, ग्राफ बोल सकते, और ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल रहे। इस चैप्टर में सब कुछ मिल रहा है। हाँ, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, छोटे छोटे ये फॉर्मूलाज भी मिलेंगे, छोटे छोटे थ्योरीज भी मिलेंगी, मिलती चली जाएंगी। अब आते हैं तीसरे सॉल्युबिलिटी के ऊपर। यहां से हमारे पास अलग अलग टाइप के लोग आएंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान सुनना, अब पहले लिक्विड दो टाइप के होते हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक को बोला जाता है वोलाटाइल लिक्विड, एक को बोला जाता है वोलाटाइल, और एक को बोला जाता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो क्या करेगा, वेपर्स बनाएगा, जो प्रोड्यूसेस या फॉर्म्स वेपर्स। ये क्या बना देते हैं? वेपर्स बनाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हाई करेंगे वेपर्स बना देंगे। ये क्या करेंगे? डू नॉट फॉर्म वेपर्स, मतलब इनका कोई वेपर प्रेशर नहीं, और इनके कारण क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं हम लोग? सर वेपर प्रेशर, ध्यान सुनिएगा, VP इज क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड। इसी को क्या बोल दिया जाता है? वेपर प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड में आगे हम जाने से पहले एक बेसिक सी चीज जानते हैं। लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड किस पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, याद रखिएगा, देखना, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम बोल दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है? एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे देखें तो आप अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं log P2 बाई P1 लिख दूं तो यहां पर आप डेल्टा H बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेपर प्रेशर आप निकाल के चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा डेल्टा H क्या होता है? वेपराइजेशन, याद रखना, लिक्विड और वेपराइजेशन यहां पर। तो ये वेपर प्रेशर है। अब एक बात जाना, इसका वेपर्स बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर कंसीडर होता है, इसका वेपर नहीं बनेगा तो नो वेपर प्रेशर। अब लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन में ऑब्वियस हर एक लिक्विड को जब हीट करेंगे तो लिक्विड को जब मिक्स करते हैं तो दो कंपोनेंट्स होते हैं। लिक्विड को मिक्स करते हैं तो देखना एक बार, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन इन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, इसको हम बोलते हैं लिक्विड फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज, अब ये लिक्विड कंपोजिशन है, मतलब आप जब मिक्स करते हैं तो उस टाइम लिक्विड फेज का कंपोजिशन है। ये लिक्विड कंपोजिशन है। जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर गए तो आपने क्या किया? एक लिक्विड लिया, उसका आपने मोल्स फिक्स कर दिया कि भाई ये लिक्विड मेरा A है, इसके मोल्स इतने, इसका मोल फ्रैक्शन इतना, ये देख लो। फिर दूसरा लिक्विड लिया, बोला कि सर दूसरा लिक्विड ये है। तो याद रखना, ऊपर जो वेपर्स बनेंगे इसका मोल फ्रैक्शन काई A और इसका मोल फ्रैक्शन काई B आपको पता है, NB बाई Na प्लस NB करेंगे, और इसका मोल फ्रैक्शन आपको पता है Na अपॉन Na प्लस NB करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल दे। तो यहां पर एक रूल आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? याद रखिएगा, राउल्ट्स लॉ क्या करता है कि फॉर अ वोलाटाइल लिक्विड्स की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसी को हम लोग बोल देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। उसका कितना A का वेपर बनेगा इन लिक्विड फेज, A का कितना वेपर बनेगा इन लिक्विड फेज। ध्यान सुनना,
ए का कितना वेपर प्रेशर बनेगा, ए का कितना वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना बनेगा, प्रेशर ऑफ ए, इसी को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। प्रेशर ऑफ बी की बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। उन्होंने बोला सर प्रोपोर्शनल हटाओ, तो यहां पर देखेंगे पी ए इज नथिंग पी नॉट ए काई ए लिख दिया जाएगा, पी नॉट ए काई ए, और पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी। ये पी नॉट ए और काइनो पी नॉट बी क्या है, तो सर पी नॉट ए बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, अगर प्योर लिक्विड ए होता, खाली अकेला ए होता तो ऑब्वियस है उसके ज्यादा वेपर्स बनते, लेकिन अगर पी नॉट बी की बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, याद रखिएगा यहां दोनों ए और बी दोनों ही वेपर्स बना रहे हैं, इसीलिए हम दोनों का वेपर प्रेशर ले रहे हैं। कोई बोले कि सर अब एक काम करते हैं, ऊपर वेपर ए का कितना बनेगा प्रेशर इतना, बी का इतना, ऊपर टोटल प्रेशर कितना होगा, तो पी टोटल का फॉर्मूला क्या लिख दोगे, पी ए प्लस पी बी, और इसी को क्या लिख दिया जाता है, पी नॉट ए प्लस सॉरी पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, पी नॉट बी काई बी, इसको पी टोटल को यही लिख दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब ये अलग अलग तरीके, लिक्विड के केस में राउल्ट्स लॉ लगता है, गैस की लिक्विड के केस में क्या लगता है, हेनरीज लॉ। यहाँ राउल्ट्स लॉ किसके लिए लगता है, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहां देखो पी टोटल की बात करते हैं, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब यहां पर एक सिंपल सा मैथ्स आपको लगाता हूं, हम सबको पता है दो लोगों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। अगर एक काम कर दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, इफ काई ए बिकम्स 0 तो काई बी बिकम्स 1, मतलब ए का कंपोनेंट 0। इस केस में पी टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी नॉट ए को, सॉरी पी नॉट बी को, क्योंकि ए का कंपोनेंट 0 हो गया। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं इफ काई ए बिकम्स 1 एंड काई बी बिकम्स 0, तो ये क्या कहलाएगा, पी टोटल की वैल्यू कितनी कहलाएगी, पी नॉट ए होगा क्या, पी नॉट ए होगा क्या, तो ये काई ए हो गया, काई बी हो गया, काई ए प्लस काई बी। अब यहां पर देख लो, इसी को लिखने का तरीका आप चाहो तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और काई बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको पुट करोगे तो मैं पी टोटल को लिखने का एक तरीका और लिख सकता हूं, देखिएगा पी टोटल किसके बराबर होगा, पी नॉट ए, अगर मैं यहां पर काई बी लिख दूं तो ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हो जाएगा। ये देख लो पी टोटल, यहां पी नॉट बी काई ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, आप पुट करके देख लेना, मैं आपको सीधा सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं। पी टोटल को लिखने का एक तरीका ये भी हो जाएगा। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, ध्यान से देखना, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आपका ग्राफ बनाना भी बहुत आसान है। कैसे, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, पहली बार आप ग्राफ को ऐसे बनाते हो, ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर की तरफ प्रेशर होता है, ये प्रेशर लाइन है, दोनों साइड प्रेशर लाइन है, ये भी प्रेशर लाइन है। ध्यान सुनिएगा, ये जो ऊपर का लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको राउल्ट्स लॉ ग्राफ बनाना है, यहां पर काई ए की वैल्यू 0 से, काई ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, ये क्या बना दिया सर, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, तो पी नॉट ए, इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप कितना हो जाएगा सर, पी नॉट ए हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। अब सिमिलरली अपोजिट चल के देखो, अपोजिट चल के देखो, ये रहा, ये किसका ग्राफ हो गया, तो पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी हो गया क्या सर, यहां पर काई बी की वैल्यू क्या हो गई, देखो जहां इसका ओरिजिन होगा वहां उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहां दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, तो यहां से यहां तक जोड़ दो, इसी को क्या बोलते हैं, पी टोटल का ग्राफ। ये जो गैप होता है इसी से बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है, ये जो गैप होता है इसी से बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। तो राउल्ट्स लॉ का ये अपना सारा का सारा इक्वेशन आ जाएगा, राउल्ट्स लॉ में ग्राफ आ जाएंगे, इक्वेशंस आ गई। अब राउल्ट्स लॉ से ही आप क्या कर सकते हो, राउल्ट्स लॉ से एक सिंपल चीज और बता सकते हो कि कंपोजिशन इन वेपर फेज भी बता सकते हो आप, कंपोजिशन इन वेपर फेज भी बताया जा सकता है। कंपोजिशन इन वेपर फेज क्या होता है भाई साहब, कंपोजिशन इन वेपर फेज की बात करें तो वाई बोलेंगे, ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ऊपर जब ऊपर वेपर्स बने तो उसके अंदर क्या बना सर, उसके अंदर किसका कितना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए की वैल्यू पी नॉट ए काई ए अपॉन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ऐसे।
वाई बी लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन बी इन वेपर फेज। इसकी वैल्यू निकालनी है तो प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल, प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल, पी नॉट बी काई मी, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, यही होगा शायद। ठीक है, तो ये वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू कितनी होती है, वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू कितनी होती है, वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं कंपोजिशन लिक्विड फेज वेपर फेज। ये पूरा का पूरा किसका टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड यहाँ दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। कोई बोले सर एक वोलेटाइल नहीं होता, तो अगर एक वोलेटाइल नहीं होता तो उसका कंपोनेंट क्या ले लेंगे, जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे का वेपर प्रेशर आता, सिर्फ और सिर्फ दूसरे का वेपर प्रेशर आता, सिर्फ और सिर्फ दूसरे का वेपर प्रेशर आता। राउल्स लॉ के हिसाब से ही ना हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लिक्विड को 3 पार्ट्स में, सॉल्यूशंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर राउल्स लॉ के हिसाब से देखें तो हमारा सॉल्यूशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ध्यान सुनना, सॉल्यूशंस 3 पार्ट में, कौन कौन सा, एक को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एक को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है सर, विच ओबेज राउल्स लॉ कंप्लीटली, मतलब सारे के सारे लॉ को, राउल्स लॉ को आराम से ओबे करेगा, इसके केस में कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां पर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए का ये होगा, प्रेशर ऑफ बी की बात करेंगे तो ये पी नॉट बी का बी होगा, ये सब कुछ फॉलो करेगा। पी टोटल की बात करेंगे तो ये क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। ये ग्राफ और आप सब स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एकदम मस्त चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यही था ना अपने पास, अभी जस्ट ग्राफ ड्रॉ किया था। सर ये अलग अलग पॉइंट, मान लो यहाँ काई ए की वैल्यू 0 तो यहाँ काई ए की वैल्यू 1, ये ग्राफ बनेगा, ये पी नॉट ए होगा, ये पी नॉट बी होगा, ये पी टोटल होगा, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को अच्छे से फॉलो करे। याद रखिएगा, आइडियल सॉल्यूशन पता है कौन से लोग होते हैं, कौन से लोग बनाते हैं, याद रखना इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, कौन से लोग बनाते हैं, जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। अगर ये सॉल्यूशन बन रहा है, अगर ये आइडियल कब बिहेव करेगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका ऑलमोस्ट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इन सबका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो एग्जाम हॉल में बस ये याद रखना, जो दो टाइप के, सेम टाइप के लोग अगर मिल गए, मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर, अगर मैं बोलूं कि बेंजीन और टॉल्यूइन मिल गया, तो बेंजीन और टॉल्यूइन का क्या होगा सर, कैरेक्टर सेम ही होगा। अगर मैं बोलूं मीथेन और इथेन मिल गए तो इनका कैरेक्टर सेम है, दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो इनके मिलने से, अगर मैं बोलूं CCl4 SiCl4, इस टाइप के लोग मिल गए, एक टाइप के नेचर के लोग मिल गए, सर ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ हो गए। आइडियल सॉल्यूशन उतना मजा नहीं देता क्योंकि ये राउल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है। हमें मजा कहां आता है, नॉन आइडियल में। अच्छा, आइडियल फोर्स में, आइडियल सॉल्यूशन में एक चीज और, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, आप सब कुछ, आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो आपका अगर कोई पूछेगा कि सर मिक्सिंग होने पे बॉन्ड इंटरेक्शन कुछ हो रहा है क्या, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एनर्जी सब सेम है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सब कुछ सेम है, मिक्स करने पे कोई इंथैल्पी चेंज नहीं, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, मतलब ना एनर्जी में चेंज आएगा ना वॉल्यूम में चेंज आएगा, सब कुछ क्या रहेगा, सेम। लेकिन एक चीज याद रखना, सॉल्यूशन कोई भी हो, गिब्स एनर्जी जो होती है हमेशा लेस देन 0। कोई भी सॉल्यूशन हो, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, सर एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0। थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट याद रखिएगा, सॉल्यूशन कोई भी हो, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, लेकिन उसका गिब्स एनर्जी लेस देन 0, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0। आइडियल में डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0। सर ये क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते, ध्यान सुनना कि सर ये क्या करता है, विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। अब ये राउल्स लॉ को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो नहीं करेगा, सर कंप्लीटली फॉलो ना करे, शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो ना करे, इसी को नॉन आइडियल बोलते हैं। अब नॉन आइडियल का मतलब ये हो गया कि भैया तेरे में कुछ चक्कर है, तो डेल्टा एच मिक्सचर इसका नॉट इक्वल्स टू 0, वहां की इक्वल्स टू 0 है, यहां डेल्टा वी मिक्सचर देखेंगे ये इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, वहां पर सब कुछ इक्वल टू 0 है, यहां इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये बोल रहा है सर नॉन आइडियल को देखोगे तो नॉन आइडियल भी 2 पार्ट में टूट जाता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एक को बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ।
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, आप जो सोचोगे ना कि सर, आप सोच रहे हो कि सर इतना प्रेशर आना चाहिए था, उससे ज्यादा आ गया। आप सोचोगे सर इतना प्रेशर बी का आना चाहिए था, उससे ज्यादा आ गया। आप सोचोगे टोटल प्रेशर इसके बराबर आना चाहिए था, सर इससे ज्यादा ही आ जाएगा। ये डेविएट हुआ, लेकिन पॉजिटिवली डेविएट हुआ। आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जो आइडियल सॉल्यूशन में स्ट्रेट लाइन था ऐसे करके, जो आइडियल सॉल्यूशन में से स्ट्रेट लाइन जाता था, स्ट्रेट लाइन जाता था आइडियल में, यहां पर देखोगे सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जितना आप सोचोगे ना उससे ऊपर ही चला जाएगा, जितना आप सोचोगे उससे ऊपर ही चला जाएगा। इसका वेपर प्रेशर जितना आप सोचोगे उससे ज्यादा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन का। अच्छा, यहां पर एक सिंपल चीज है, आपका वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा बन रहा है, यहां पर खुद से सोचो। पॉजिटिव डेविएशन ऐसा क्यों शो कर रहा है कोई, सर आपका वेपर प्रेशर जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हुआ होगा, आफ्टर सॉल्यूशन कम हो गया होगा, तभी तो आप जल्दी बना रहे हो। क्यों? क्योंकि सर वेपर्स तभी ज्यादा बनते हैं जब आपका फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। यहां पर देखो, इसमें अपोजिट चलेंगे भाई साहब, ये अलग ही चल रहा है। ये बोल रहा है सर इतना आना चाहिए, ये बोल रहा है भैया हम निगेटिव चलेंगे। सर ये बोल रहा है सर इतना आना चाहिए, बोल रहा है हम सर निगेटिव चलेंगे, ये हम अलग चलेंगे। सर पी टोटल बताओ कितना आना चाहिए, बोल रहा है सर एक काम कीजिए, हम हमेशा कम ही रहेंगे, जितना आप सोचेंगे उससे हमारा कम ही रहेगा। मतलब आप ग्राफ बनाने जाएंगे, ग्राफ बनाने जाएंगे तो आइडियल के केस में जो आप ये सोच रहे थे, ऐसे लाइन सोच रहे थे, सर हम लोग हमेशा इससे कहाँ रहेंगे, हम हमेशा इससे नीचे ही रहने वाले हैं। आप जितना सोचेंगे उससे वेपर प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा। नेगेटिव जितना आप सोच रहे हो उससे कम हो गया, यहाँ जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा हो गया, और ये एक आइडियल है। आप खुद से सोचिएगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अगर बात की जाए तो इसका वेपर उठा के यहाँ तक लाना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा। यहाँ पर किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, किसमें छोटा सा चेंज करना है, बस यहाँ से प्रेशर उठा के यहाँ लाना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर ये सेमी टाइप का लिक्विड अगर पॉजिटिव आइडियल और नॉन आइडियल से डेविएशन शो कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, पॉजिटिव डेविएशन का। इसीलिए उसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो ड्रॉप्स, उसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो ड्रॉप्स, और ये तो बेचारा रहेगा ही रहेगा। अब देख लो, पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे थे हम लोग, फिर से उसी के अंदर चलते हैं। पॉजिटिव डेविएशन की बात की जा रही थी और नेगेटिव डेविएशन की बात की जा रही थी। मैं उसी ग्राफ को आगे लेके चलता हूं, उसी चार्ट को आगे लेके चलता हूं। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, इसमें क्या है सर, इसका अगर यहां पर ये रिएक्शन हो रही है, ए और बी मिलके ए बी बना रहे हैं, तो यहां पर इसका रीजन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का रीजन क्या है, ध्यान रखिएगा। इसका ज्यादा वेपर्स क्यों बने, जैसे ही सॉल्यूशन में गए ज्यादा वेपर्स क्यों बने, क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा सर ए और बी का, सर ये ना ज्यादा होगा किससे, ए बी से। मतलब आप सॉल्यूशन में जाओगे तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। यहीं पर इसके बारे में देखोगे तो ये भाई साहब जैसे ही मिले इनको एकदम मतलब ऐसे बारे भाई साहब, ये देखोगे इनका रीजन देखोगे तो इनका रीजन क्या हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, कि भैया इनका बॉन्ड बहुत तगड़ा बन जाएगा, इनका बॉन्ड बहुत तगड़ा बन जाएगा। ये नेगेटिव डेविएशन मतलब जिससे मिले उससे इनका तगड़ा बॉन्ड बन गया। तो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का रीजन पता चल गया, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के आपको ये पता चल गए। यहां पर देखोगे तो यहां पर डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर देन 0, मतलब वहां वॉल्यूम को अगर 1 लीटर प्लस 1 लीटर करोगे वो 2 लीटर से ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहां देखोगे तो सर ये क्या होगा, ये लेस देन 0, मतलब एक्सोथर्मिक। यहां पर डेल्टा वी मिक्सचर की बात करेंगे, ये भी लेस देन 0, यहां वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया है, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, वाटर प्लस अल्कोहल, अल्कोहल को पानी में डालते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखना हो तो पानी प्लस एसिड याद रखिएगा, पानी प्लस एसिड याद रखिएगा। या फिर अगर आपको बॉन्डिंग आती है तो आप ऐसे एग्जांपल्स भी ध्यान दे सकते हैं। सर ये देखोगे एसीटोन और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन का। ये भी किसका एग्जांपल हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन का। ये किसका एग्जांपल हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन का। लेकिन अगर यहीं पर कार्बन डाइसल्फाइड होता और
ऐसे लगा दें तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। पक्का, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब देख लो सॉल्यूशन मेरे 3 टाइप के आ गए, कौन कौन से, आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहीं पर करते करते हमें बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी बात करी। बॉइलिंग पॉइंट को देखते देखते हम एक और टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स कौन से सॉल्यूशंस हैं, ये कौन से मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स having same composition in mixtures having same composition in कौन से, किसमें, लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब इनका लिक्विड और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन हो जाता है, लिक्विड एंड वेपर फेज में सेम कंपोजिशन हो जाता है। एंड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट्स वाई इसीलिए इनके कंपोनेंट्स कैन नॉट बी, कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी, कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, किससे, स्टीम डिस्टिलेशन से, बाय डिस्टिलेशन। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन से, क्योंकि इनका कंपोजिशन सेम रहने वाला है, चाहे लिक्विड फेज हो, चाहे बॉइलिंग, सॉरी, लिक्विड फेज हो, चाहे वेपर फेज हो, लिक्विड फेज हो चाहे वेपर फेज हो, इनका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। एजियोट्रॉप्स का कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। एजियोट्रॉप्स भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक को बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन से हैं, तो सॉल्यूशंस विच शोज, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो, विच शोज नेगेटिव डेविएशन। क्या दिखा रहे हो, जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हो, जो क्या दिखा रहे हो, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हो, किससे, राउल्ट्स लॉ से। किससे दिखा रहे हो, राउल्ट्स लॉ से दिखा रहे हो, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हो राउल्ट्स लॉ से। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की बात करेंगे तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स किसको बोला जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स किसको बोला जाएगा, सॉल्यूशंस which shows positive deviation from Raoult's law। राउल्ट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर दे उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स हो गया। अब आपके पास देखो तो सारे के सारे अब आपके 2 सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक जिसमें थ्योरी भी था, न्यूमेरिकल्स भी थे, वो सारा फिनिश हो चुका है। सॉल्युबिलिटी हो चुकी, आपका कंसंट्रेशन टर्म्स हो चुके। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो सॉल्यूशन टॉपिक में ना देखोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं कि सर जो किसके ऊपर डिपेंड करे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो किस पे डिपेंड करे, ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट है किससे, सर वो क्या आपका साइज होगा, किससे किस पे क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, रिएक्टिविटी, सर स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या सॉल्यूट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सॉलिड पार्टिकल्स के किस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो देखे जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आता है दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, भाई साहब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की जाएगी, इसको हम लोग शॉर्टकट में RLVP लिखते हैं। ये क्या बताता है कि अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, प्योर कंपोनेंट है, अगर आपका प्योर सॉल्वेंट है, अगर कोई भी प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, अगर यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो हीट देंगे, हीट देने से जो वेपर्स बनेंगे, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसको सॉल्वेंट है तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसके वेपर प्रेशर को P1 नॉट लिख दें। अगर प्योर सॉल्वेंट है तो जितना भी हीट देंगे वो सॉल्वेंट को मिलेगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना दूं, अगर इसमें मैं क्या डाल दूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या डाल रहा हूं सर, नॉन वोलेटाइल मतलब सॉल्वेंट
प्लस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब बेचारा सॉल्यूट का कोई वेपर प्रेशर नहीं डाल दिया, मतलब जो सॉल्यूशन है, ये देखना सॉल्यूशन में जो प्रेशर होगा वो किसके कारण आएगा, सॉल्वेंट के कारण होगा, इसका प्रेशर नहीं होगा। तो मैं देखना अब वेपर्स ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि सर अब कुछ हीट कौन लेके चला जाएगा, ये सॉल्यूट भी। तो अब जो वेपर्स बनेंगे वो कितना बनेगा, P1। और इसी को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोल दो इन सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल दो। क्यों? क्योंकि सर यहां पर सॉल्यूट का तो है ही नहीं कुछ भी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल दो चाहे सॉल्वेंट का प्रेशर बोल दो, क्योंकि सॉल्यूट का कोई वेपर प्रेशर है नहीं। आपको दिख रहा है कि P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1 अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। व्हाट इज P1 अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ? तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देख लो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखो क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 एंड दैट इज P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi1। P1 नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस Chi1 एंड दैट इज इक्वल्स टू P1 नॉट Chi2। अब इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग, पता है किसको बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग देखना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डेल्टा P बोल देते हैं। तो यहां पर हम डेल्टा P अपॉन P1 नॉट कर दें तो दिस इज इक्वल्स टू Chi2, या डेल्टा P की वैल्यू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट रख दें तो ये हमारा Chi2 कहलाएगा। रिलेटिव लोअरिंग कोई पूछेगा, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला देख लेना, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे, बाकी किसी से इसको कोई मतलब नहीं, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो एक न्यूमेरिकल, अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो पहला फॉर्मूला ये आ गया, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल दो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब N2 की वैल्यू बहुत कम है N1 से, पहला कंडीशन, या फिर हम बोल दें चेंज इन वेपर प्रेशर बहुत कम है, वेरी लो, या फिर हम बोल दें कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये बहुत कम है, वेरी लो। इन तीनों केसेस में RLVP या डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, RLVP की फॉर्मूले में जो लिखा जाता है यहां पर क्या लिख देते हैं, N2 बाई N1 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि सर N2 डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब बहुत कम हो गया, तो यहां पर N2 प्लस N1 को क्या ले लिया जाता है, N1 ले लिया जाता है। और यहां देखोगे यही फॉर्मूला हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इन तीनों कंडीशन में कोई एक सेटिस्फाई कर जाए उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा जब भी आपको ये मिल जाए आप उसके हिसाब से देख लेना। अब देखना दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक साथ करेंगे, कौन कौन से, एक हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब आते हैं किसके बारे में बात करने, तो सर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा TB, और इसको थर्ड वन दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा TF बोल दिया जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात कर रहे हैं, डेल्टा TB। तो याद रखना डेल्टा TB जो होता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी के होता है, और डेल्टा TB को अगर हम हटाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो KB इंटू M आ जाता है, या फिर डेल्टा TB की वैल्यू KB इंटू W2/M2, मोलालिटी का फॉर्मूला जस्ट आज रिवाइज कराया है, W1 आ जाएगा, यही फॉर्मूला होगा। KB कोई पूछे तो KB किसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, कोई बोले मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को बोल देते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। कोई बोले कि सर बॉइलिंग पॉइंट कैसे एलिवेट हो गया, एलिवेट कैसे हो गया, तो ध्यान रखिएगा एलिवेशन का क्या रीजन होता है, ग्राफ वाइज देख लो।
ये क्या है अपने पास, इधर मैं टेम्परेचर का ग्राफ बना रहा हूं और इधर मैं प्रेशर का ग्राफ बना रहा हूं। कोई भी लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली वैरी करता है टेम्परेचर के साथ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आप किसको टच कर जाएं, बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला जाता है, जब आप किसको टच कर जाएं, 1 atm प्रेशर को टच कर जाएं। तो कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सर ये प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान रखिएगा इस लाइंस का, प्योर सॉल्वेंट है। सर प्योर सॉल्वेंट को टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट करता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, सॉरी वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये इसका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, ये इसका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। अब तुमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सर कोई भी सॉल्यूट डालते हैं तो सर प्योर सॉल्वेंट थे उसका वेपर प्रेशर कम रहता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्या हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन का जो प्रेशर का लाइन है वो नीचे रहेगा, और इसीलिए देखोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टीबी डैश के। किसके बराबर हो जाएगा, टीबी डैश के। ये जो चेंज आ रहा है देख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेल्टा टीबी। देख लो क्यों, क्योंकि सर सॉल्वेंट से आपका प्रेशर हमेशा कम रहेगा। तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का, दोनों का प्रेशर बढ़ता है लेकिन सॉल्यूशन का थोड़ा नीचे रहेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगा दीजिए, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट यहां पर, लेकिन डिप्रेशन है, मतलब आपको ऑब्वियस फ्रीज करना है तो यहां पर आप कम करते हैं, यहां पर टेम्परेचर कम करते हैं। तो यहां पर एक सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन होती है, ऐसे बना देता हूं, सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन होती है। अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट बेचारा ऐसे आएगा, यहां पर हिट कर जाएगा, मतलब यहां पर अपना सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ये आपका सॉल्वेंट का ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है। सॉल्यूशन का ग्राफ कहां होगा, सॉल्यूशन का ग्राफ कहां होगा, सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा नीचे रहता है, इसीलिए देखेंगे ये वेपर प्रेशर नीचे। तो सर यहाँ ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डेल्टा टीएफ की बात देखेंगे, डेल्टा टीएफ डिक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट देखिए नंबर लाइन में आगे जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, नंबर लाइन में पीछे आ रहा है। याद रखिएगा डेल्टा टीएफ की बात करेंगे तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला एग्जैक्ट वही है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ग्राफ अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर ग्राफ इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहां ग्राफ बढ़ा रहे थे, यहां टेम्परेचर कम कर रहे हैं। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला देखेंगे केएफ इंटू एम आ जाएगा। डेल्टा टीएफ की बात की जाएगी तो केएफ इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन सर क्या आ जाएगा, W1 आ जाएगा। ये डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया। केएफ क्या है सर, केएफ क्या होता है तो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दिया जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दिया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ये। इसके बाद एक चीज और याद रखना, ये जो केबी होता है इसका कोई वैल्यू बोले तो ये सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और केबी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाली जाती है, आर टीबी स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की ये देख लो, ये केबी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, केबी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, केबी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। केएफ का कोई पूछे तो आर टीएफ स्क्वायर एम अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा एच फ्यूजन, या फ्यूजन डेल्टा एच फ्यूजन ले लिया जाएगा। तो केएफ की वैल्यू ऐसे निकाल दो। तो ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में ये दोनों को पैरेलली, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ कम कर रहे हैं, ग्राफ अपोजिट डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, उसका उस डायरेक्शन में। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस केबी केएफ इस तरह की बातें चलेंगी। एक सिंपल सा लॉ नोट करके याद रखना, एक नोट करके पॉइंट याद रखना कि सर ऑर्डर ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी का ऑर्डर डेल्टा टीएफ, टीबी का ऑर्डर डेल्टा टीएफ का ऑर्डर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ये क्या होता है, आर ऑलवेज सेम। ये क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, ऑर्डर सेम रहेगा, बट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है आर अपोजिट टू,
इनका ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिप्रेशन होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ये लोग, बाकी लोग क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो इनका ऑर्डर सेम आएगा, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर अपोजिट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, भैया ये बहुत सही प्रेशर है। क्यों? ये ना बहुत सही चीज है। कैसे? ये क्या है, ये रिलेटिव नहीं है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है, तो इसका हमें बहुत फायदा हो जाता है। क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सर, ये क्या करा जाता है, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है उसी को क्या बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होता है वो सीखेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जो प्रेशर होता है, पाई 22/7 मत पुट कर देना, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं सर, पाई इज इक्वल्स टू CRT, कॉन्सेंट्रेशन R इंटू टी, पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम लीटर्स में R इंटू टी, या पाई की वैल्यू W2 बाई जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे यही आएगा, वॉल्यूम ml में R इंटू टी। तो ये देख लो, पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई इज इक्वल्स टू CRT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे निकल जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे निकाल दिया जाएगा। अच्छा, ऑस्मोसिस को रोकना मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस को रोकने का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ऑस्मोसिस जो वर्ड होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है सर, ये याद रखिएगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM बोलते हैं हम लोग, फ्रॉम, याद रखना फ्रॉम कहां से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां से याद रखिएगा, पहली चीज फ्रॉम, कहां से कहां, प्योर सॉल्वेंट टू, अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे केमिस्ट्री के तो ये लिखेगा प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से कहा जाएगा सॉल्यूशन डायरेक्शन। या फिर इसी को लिखने का तरीका, जहां प्योर सॉल्वेंट है मतलब हम बोल सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे सच बताऊं तो कभी भी प्रेशर जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है वो कभी भी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा जाता, वो कभी भी किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सेम ही चीज को लिखने का तरीका, जहां सॉल्वेंट ज्यादा वहां सॉल्यूट कम। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है मतलब ये C की वैल्यू कम है, तो हम ये भी लिख सकते हैं लो ऑस्मोटिक प्रेशर से किधर की तरफ जाना है, टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, किधर जाना है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला ये हो जाता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई इज इक्वल्स टू CRT। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट मूव नहीं करता है। हो जाएगा सर, श्योर हो। अच्छा, जब दो लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या सॉल्यूशन बोल देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। और अगर किसी एक का ज्यादा है किसी एक पार्टिकुलर से, तो जिसका ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। इसको कौन सा सॉल्यूशन बोल दिया जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपका ज्यादा है और लेस है तो इसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल दिया जाता है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल दिया जाता है, ठीक है ना। एक चीज और, जब आपका सॉल्यूशन मूव करता है तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आप घरों में बहुत बार यूज करते हैं, RO आपको पता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहता है, RO क्या वर्ड यूज करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, तो ध्यान सुनना, रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोला जाता है, ये किसको बोला जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, कि सर ये कब होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। याद रखना, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन opposite to osmosis when, ये कब होता है याद रखिएगा, when applied pressure is greater than
ऑस्मोटिक प्रेशर, अप्लाइज प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा दे दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगेगा और उसी को क्या बोल दिया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसी को क्या बोल दिया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। पक्का। ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा यूज होता है बायो में। क्यों? क्योंकि आपको बायो में ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं, सेल के एग्जांपल्स मिलते हैं कि अगर आप पानी में पैर रख दें तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऑरेंजेस, ग्रेप्स, रॉ मैंगो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑस्मोसिस के आपको एनसीईआरटी से देखने हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस, एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस में कौन कौन सा है? जैसे रॉ मैंगो का एग्जांपल लिया जाता है, ठीक है, रॉ मैंगो का एग्जांपल लिया जाता है। सर कैरेट का एग्जांपल लिया था कि भैया कैरेट सूख गया। विल्टेड फ्लावर्स का एग्जांपल एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको कहाँ मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। आपने चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ डाली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है? सर एडवांटेज होता है किसके साथ? एडवांटेज टू यूज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाला एडवांटेज ज्यादा अच्छे से यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर स्मॉल चेंजेस। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, स्मॉल चेंजेस। सर यहां पर दूसरा एडवांटेज क्या है कि सर मोलारिटी इज यूज्ड, यहां पर मोलारिटी यूज कर रहे हैं, मोलारिटी यूज किया जा रहा है। तीसरा एडवांटेज क्या है कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। मतलब सर पहले वाले में क्या करना पड़ रहा है कि सर पहले का बॉइलिंग पॉइंट देखो, पहले का वेपर प्रेशर देखो, पहले का सर ऑस्मोटिक, पहले का वो देखो फ्रीजिंग पॉइंट देखो, वेपर प्रेशर देखो। इसमें कुछ भी आपको पहले का नहीं देखना पड़ रहा। आप सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, आप एकदम देखो ना, इसमें सब में पहले पहले का देखो कि सर सॉल्वेंट का ये है, सॉल्यूशन का इतना है। इसमें कुछ भी नया नहीं देखना, आप एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते चले जाओ। तो ऑस्मोसिस का एग्जांपल याद रखना, ऑस्मोसिस के रिवर्स ऑस्मोसिस याद रखिएगा। अगर प्रेशर ग्रेटर देन पाई हुआ तो आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, तो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे। और लास्ट पोर्शन क्या है? दैट इज व्हाट, वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर क्या होता है? देखो, सबसे लास्ट फैक्टर, सबसे लास्ट टॉपिक, वेंटो फैक्टर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। वेंटो फैक्टर आई से रिप्रेजेंट होता है। देखना, अगर मैं बात करूं, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए जो डिसोसिएट नहीं करते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट नहीं करते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टेंशन ही नहीं लेना है। वेंटो फैक्टर बड़ा सिंपल सा आदमी था, बोला भाई अगर तुम डिसोसिएट नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते तो तुम्हारी जिंदगी में मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। वेंटोफ ने सीधा सीधा बोला भाई साहब टेंशन मत लो। लेकिन अगर तुमने कुछ भी हरकत करी, मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भैया आई की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर आई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। कैसे? इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे होता है? तो भैया इलेक्ट्रोलाइट्स भी 2 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से? सर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो क्या करता है? एसोसिएशन करता है। और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो डिसोसिएशन करता है। एसोसिएशन करेगा, डिसोसिएशन करेगा। अब एसोसिएशन कर रहा है तो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, और यहां पर देखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। आफ्टर मतलब डिसोसिएट करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन पे वेंटो फैक्टर का पहला फॉर्मूला आ जाता है, आई का पहला फॉर्मूला। सर वेंटो फैक्टर निकालने का एक तरीका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। अब तुम खुद से सोचो, मतलब बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन जितने पार्टिकल्स हैं उससे, यहां पर देखना मैं इसको लिख सकता हूं, वेंटो फैक्टर यहां ग्रेटर देन 1 होगा डिसोसिएशन में और यहां पर लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि सर डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाते हैं और इसमें कम हो जाते हैं। पक्का। अब इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप के, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप के। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोगों के पास? 2 टाइप के। ये तो हो गया जो डिसोसिएशन एसोसिएशन में जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है सर, जिनका ना डिग्री है, ध्यान सुना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इनका क्या होता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है 100% डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन करेंगे, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन करते हैं ये लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एक होता है बेचारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसपे हमने पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज किया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट भैया देख लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 मतलब लेस देन 100%, इनका क्या काम होगा, 100% से कम डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, लेस देन 100% डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में प्लीज बेटा ध्यान से देखना, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू सीधा सीधा किसके बराबर, एन के। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। सीधा सीधा कोई टेंशन नहीं, एन कितना। और अगर एसोसिएशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, एसोसिएशन हो रहा है तो उसके केस में आई की वैल्यू 1/n, आई की वैल्यू 1/n, फिर से अगेन वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो चक्कर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर डिसोसिएशन लेते हो, ध्यान से देखना अपने पास, अगर डिसोसिएशन लेते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, यहां पर आई की वैल्यू जो होती है 1 + n-1 इंटू अल्फा लेना पड़ता है। अल्फा क्या है, हमेशा फ्रैक्शन में लेना है, परसेंटेज मत ले लेना। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, वही वाली बात जो वहां पर है, यहां पर बात करी जाएगी। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आई की वैल्यू 1 + 1/n-1 इंटू क्या ले लेंगे, अल्फा। ये अल्फा फिर से किस में लेना है, फ्रैक्शन में लेना, परसेंटेज में मत ले लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, परसेंटेज में मत लेना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर अल्फा की वैल्यूज ऐसे निकाली जा सकती हैं, ऐसे निकाली जा सकती हैं, हो जाएगा सर। डिसोसिएशन, एसोसिएशन, अल्फा क्या है आप ऑलरेडी केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जो लोग वहां नहीं करके आए प्लीज बेटा एक बार जाइए वहां रिवाइज कीजिए। ऑब्वियस अल्फा कॉन्सेप्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट वहां हमने किया हुआ है। तो वेंटर फैक्टर निकालने का एक तरीका तो वो हो गया कि वेंटर फैक्टर निकाल दो नंबर ऑफ पार्टिकल से, या फिर एक तरीका ये भी होता है, या फिर एक मोलर मास से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल या फिर मोलर मास, फॉर्मूला से जो मोलर मास आता है डिवाइड बाय एबनॉर्मल, या फिर कैलकुलेटेड मोलर मास, अगर आपको आए किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, इन दोनों का रेशियो भी करके आप निकाल सकते। मतलब देखो, अगर मैं बोलता हूं I > 1 मतलब क्या हो गया, आप डिसोसिएट कर गए, आप गए और डिसोसिएट कर गए। सर इसका मतलब नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास >1। तो डिसोसिएशन के केस में क्या बोलते हैं कि भैया नॉर्मल मतलब जो आप सॉल्यूशन से बाहर खड़े हो, और एबनॉर्मल मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर दिखाओगे। तो डिसोसिएशन जब होगा, जब भी आप किसी का डिसोसिएशन करोगे तो बाहर जो बंदा होगा उसका मास अलग होगा, अंदर जाएगा तो उसका मास डिसोसिएट होकर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एबनॉर्मल मतलब डिक्रीज कर गया सॉल्यूशन के अंदर। अगर आई की वैल्यू <1 है मतलब आप कौन सा केस ले रहे हैं, एसोसिएशन का केस ले रहे हैं। एसोसिएशन में क्या होगा कि सर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, इसकी वैल्यू <1। तो यहां से क्या मिल जाएगा, नॉर्मल मोलर मास इज लेस देन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास इज लेस देन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास लेस देन एबनॉर्मल मोलर मास। तो वेंटर फैक्टर का एक फॉर्मूला ये भी, इससे भी आप दो चीजों को रिलेट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार यूज होंगे। वेंटर फैक्टर एक तो तरीका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लो आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन, या फिर दूसरा तरीका ये कि भैया नॉर्मल मोलर मास या फिर एबनॉर्मल। कैलकुलेट एबनॉर्मल मतलब कहां से आएगा सर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूलाज। ये कहां से आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज। ये सब के सब किसके लिए आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आ रहे हैं। इवन अगर वेंटर फैक्टर का एक और फॉर्मूला देखो तो उसका एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है कि सर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा सर, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर देख लो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू
डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया सर, कैलकुलेटेड या फिर एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू। इससे भी आप निकाल सकते हो, इन दोनों की वैल्यूज का भी रेशियो लोके आप निकाल सकते हो। वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के तरीके अलग अलग हैं, आप इससे निकालो, इससे निकालो, उससे निकालो, जिससे चाहे उससे निकाल दो, बस निकाल देना और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अच्छा, कोई बोले कौन किसमें डिसोसिएट करेगा, कौन किसमें एसोसिएट करेगा, इसका कोई फंडामेंटल रूल नहीं है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब बेंजोइक एसिड है, अगर तुम इसको पानी में डाल दो इन वाटर, तो ये क्या करता है, डिसोसिएशन कर जाता है। ये क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा। ये डिसोसिएशन करेगा मतलब ये ऐसे डिसोसिएट कर जाएगा, एसिड अलग हो जाएगा और H+ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 + 2 पार्टिकल्स में से 2 - 1, I की वैल्यू 1 + अल्फा हो जाएगा। यही बेंजोइक एसिड पानी के अंदर देख रहे हो डिसोसिएट कर रहा है, लेकिन इसी बेंजोइक एसिड को किसके अंदर डाल दो, इन बेंजीन डाल दो, बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन के अंदर पता है क्या कर जाता है, एसोसिएट कर जाता है, एसोसिएशन शो करता है, डाइमराइज कर जाता है। डाइमराइज मतलब 2 बेंजोइक एसिड मिल जाएंगे और ऐसे बना लेंगे, होल ट्वाइस बना देंगे। तो यहां पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + कितने लोग डाइमराइज कर रहे हैं, 2 - 1 × अल्फा। I की वैल्यू 1 - अल्फा/2। तो ये देख लो, यही सेम बंदा कभी डिसोसिएट कर रहा है, कभी एसोसिएट कर रहा है। तो ध्यान रखना, नॉर्मली सॉल्ट होता है, एसिड होता है, बेस होता है, डिसोसिएट करता है, बट वो ऑल्सो डिपेंड करता है किस तरह के कंडीशन में आपने डाल दिया है। अब आपको वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले से ऐसा नहीं डरना है कि अरे भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आप क्वेश्चन में बस ये देख लेना, अगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, देखो अगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो टेंशन फ्री, आप जो फॉर्मूला जानते हो वही फॉर्मूला अप्लाई करना। सर ये यही फॉर्मूला अप्लाई करना, N2/N1 + N2। सर आप डेल्टा टीवी का फॉर्मूला वही अप्लाई करना जो आपको भी पहले पता था, बस चेंज कहां करना है वो ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में पता चल जाएगा। जहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस आया, जहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस आया वहीं पर आपको चेंज करना है, बाकी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका W1 और पाई की वैल्यू ये नॉर्मल है, ये देख लो, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यही फॉर्मूला होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए तो उस केस में फॉर्मूले में चेंज आएगा। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई यहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 थी, यहां आई नॉट इक्वल्स टू 1 है। तो यहां पर सर देखिएगा क्या होगा, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो I टाइम्स हो जाएंगी, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो I टाइम्स हो जाएंगी, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी I टाइम्स हो जाएंगी। अगर मैं पाई की बात करूं तो I × CRT आ जाएगा। सर सब कुछ आप देख लो, ये सारा फॉर्मूला सेम है, बस आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, I टाइम से मल्टीप्लाई करना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूला, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूलाज। ये सर आफ्टर जैसे वेंट ऑफ फैक्टर आया, हमने क्या करा, इसको मॉडिफाई कर दिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कंसीडर करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का, तो ये हमारा 4 पोर्शंस थे, ये हमारा। अब इसके ऊपर आपको क्या करने हैं, सारे के सारे होमवर्क में आपको मैं बार बार बोल रहा हूं PYQs करिए जितने ज्यादा हो सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा लगे कि नहीं सर मैं नीट का पूरा कर सकता हूं, तो आप जेई मेंस के भी लास्ट 5 इयर्स के कर सकते हैं, लास्ट 5 इयर्स के आप जेई मेंस के भी अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है ना। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं सर मुझे ये टॉपिक आता है, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। एनसीईआरटी आप जो थ्योरी वाली बुक है उससे तो करेंगे ही करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप साथ साथ में अगर कर सके तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अगर आप कर गए तो और अच्छी बात हो जाएगी। पक्का
कोशिश कीजिएगा। मैंने ट्राई किया है सबसे मिनिमम बेस्ट पॉसिबल टाइम में आपके साथ कि भैया ये टॉपिक फिनिश किया जाए। मतलब अगर कोई बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, माइंड मैप का सही यूटिलाइजेशन तभी है जब भी आपके मन में डाउट आए या जब भी आपको लगे कि यार मुझे रिवाइज करने में बहुत टाइम लग रहा है, ये सीरीज आप ही के लिए बनी हुई है। यहां पर सारा का सारा टॉपिक 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे में आपके जवानी पे होगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर और अब अगला आने वाले चैप्टर से ये सारे फैक्टर्स, सारे क्वेश्चंस, या हम बोल सकते हैं कि आप जितना चाहते हैं उतनी आप प्रैक्टिस कर पाएं, थ्योरी यहां से कंप्लीट करें और प्रैक्टिस के लिए जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, चाहे वो PYQs के हों चाहे NCERT के हों, आप अटेम्प्ट करें। यहां पर सब कुछ कवर्ड है, बेसिक से लेकर पूरा नीट के लेवल तक सब कुछ कवर्ड है। बस अब आपको इस थ्योरी करने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद क्वेश्चंस करने हैं। और इस वीडियो को जब भी आपके मन में डाउट आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, मतलब जब तक सिलेक्शन ना होना इस रास्ते को पकड़ लीजिए, सिलेक्शन लेके जाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले माइंड मैप सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।